Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is rotational kinetic energy. Energy possessed by a body due to its rotational motion about axis is called rotational kinetic energy. यानी जब भी कोई बॉडी रोटेट करेगा किसी एक्सिस के अबाउट तो उसके पास जो एनर्जी होती है उसको हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ पे एक सर्कल दिखाया हुआ है, हम फर्ज कर लेते हैं कि उसके अंदर एक डिस्क है जो कि ए डैश एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। ओ इसका पिवट पॉइंट है और वो उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, ओमेगा। तो हम ये इमेजिन कर लेते हैं कि बॉडी इज़ कंपोज ऑफ टाइनी माइसिस m1 m2 so on to at a distance r1 r2 from the axis of rotation. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास m1 is given by kinetic energy 1/2 m1 v1 square. नेक्स्ट हम अगर v1 की जगह पुट कर दें r1 ओमेगा तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1/2 m1 r1 स्केयर ओमेगा स्केयर। इसी तरह मैस m2 के लिए रोटेशन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 m2 r2 स्केयर ओमेगा स्केयर एंड सो ऑन। nth पीस के लिए क्या हो जाएगी, nth काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mn rn स्केयर ओमेगा स्केयर। तो अगर हम पूरे बॉडी की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालना चाह रहे हैं तो हम इन सबको ऐड कर लेंगे। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 m1 r1 स्केयर ओमेगा स्केयर प्लस 1/2 m2 r2 स्केयर ओमेगा स्केयर प्लस ऑन टू 1/2 mn rn स्केयर ओमेगा स्केयर। तो इसमें हाफ और ओमेगा स्केयर ये क्या है, कॉमन हम निकाल लेंगे। ओमेगा की वैल्यू कॉमन है क्योंकि जब भी कोई बॉडी रोटेट करती है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है, एक ही होती है, लेकिन जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो हमें पता है कि हर पॉइंट पे चेंज हो रही होती है उसकी डायरेक्शन। तो इसलिए लीनियर वेलोसिटी की वैल्यू डिफरेंट होती है लेकिन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एक ही होती है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2। अब हम इन सब चीज़ों को क्या कर लेंगे, सम अप कर लेंगे, सिग्मा ले लेंगे, सिग्मा I1 to n m/r स्केयर ओमेगा स्केयर। और हमें ये पता है कि mr स्केयर जो है टर्म किसके इक्वल होती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सिग्मा I1 to n m/r स्केयर को हम I के इक्वल पुट कर देंगे। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 I ओमेगा स्केयर। इट इज़ अ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द body which depend upon the moment of inertia I and angular velocity omega. Use of rotational kinetic energy क्या है, rotational kinetic energy is put to practical use by flywheels which are essential part of many engines. flywheel इंजन्स में यूज़ होते हैं, ठीक है। और जो एनर्जी स्टोरेज यूनिट होता है, flywheel stores energy between the power strokes of pistons so that energy is distributed over the full revolution of crankshaft and hence the rotation remains smooth. तो क्रैंकशाफ्ट क्या होता है, ये भी इंजन का एक कंपोनेंट होता है, हिस्सा होता है जो कि कन्वर्ट करता है लीनियर मोशन ऑफ अ पिस्टन इनटू रोटेशनल मोशन। तो फ्लाई व्हील जो है वो एनर्जी स्टोरेज यूनिट है, इसकी मोशन जो है वो लीनियर भी होती है और रोटेशनल भी होती है, इसलिए इसके पास लीनियर काइनेटिक एनर्जी भी होती है और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होती है। बेसिकली ये क्या करता है, इंजन को एनर्जी को स्टोर करता है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी डिस्क के लिए, होप के लिए, और फिर उनकी डिस्क की स्पीड भी निकालेंगे और होप की स्पीड भी निकालेंगे। तो पहले हम जो है वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ डिस्क कैलकुलेट कर लेते हैं। डिस्क की जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, हमें जनरल फार्मूला जो पता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का, वो क्या होता है, 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में एक मैंने आपको फिगर दिखाई थी जिसमें डिफरेंट बॉडीज़ के लिए आई की वैल्यू दी हुई थी। तो वहीं से हमें पता है कि डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या दी हुई थी, 1/2 mr स्क्वायर। तो यहाँ पे इस फार्मूले में हम आई की वैल्यू पुट कर देते हैं 1/2
इंटू 1/2 mr² ओमेगा स्केयर। तो ये क्या बन जाएगी 1/4 mr² ओमेगा स्केयर। अब हमें पता है कि जो लीनियर वेलोसिटी v है वो किसके इक्वल होती है r ओमेगा के। v स्केयर क्या हो जाएगा r² ओमेगा स्केयर। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी 1/4 mv²। ठीक है, r² ओमेगा स्केयर की जगह क्या पुट कर दिया आपने v²। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डिस्क आ गया 1/4 mv²। अब हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द हूप जो है वो कैलकुलेट करने जा रहे हैं। हूप के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई की वैल्यू होती है वो होती है mr²। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है आपके पास 12 I ओमेगा²। आई की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे जो कि हूप के लिए है mr²। तो और यहाँ पे भी हम b की वैल्यू क्या पुट कर देंगे r ओमेगा। v² किसके इक्वल हो जाएगा r² ओमेगा²। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हूप के लिए क्या आ जाएगी 1/2 mv²। अब ये दिखाया हुआ है फिगर में कि एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, उसकी टॉप पर डिस्क सॉलिड डिस्क आपको नज़र आ रही है और दूसरा क्या रिंग है या हूप उसको कहते हैं। जो दरमियान से खाली होता है उसको हूप कहते हैं या रिंग कहते हैं। तो ये दोनों डिस्क और हूप ये इंक्लाइंड प्लेन पे जब रखे होते हैं तो इनके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। जब इन्हें छोड़ दिया जाता है कि ये नीचे की तरफ मूव करें तो इनके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी और लीनियर काइनेटिक एनर्जी या ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी, क्योंकि ये आगे भी फॉरवर्ड भी मूव कर रहे हैं और रोटेट भी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टॉप पे हमारे पास इनके पास क्या था पोटेंशियल एनर्जी। फिर जब उनकी मोशन शुरू हुई तो ये किस में कन्वर्ट होगी ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, तो यहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जनरली पुट करें तो क्या आएगी mgh। ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमें पता है 12 mv² और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमें पता है 1/2 I²। ठीक है, तो अब हम जो है वो डिस्क की स्पीड और हूप की स्पीड निकालेंगे और बताएंगे कि कौन सबसे पहले इंक्लाइंड प्लेन से नीचे उतरता है या गिरता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी डिस्क के लिए जो निकाली थी वो क्या थी 1/4 mv²। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 4 जो है उसमें हम पुट कर देते हैं इसकी वैल्यू। पोटेंशियल एनर्जी है mgh, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² और डिस्क के लिए जो रोटेशन काइनेटिक एनर्जी है उसकी हम क्या वैल्यू पुट करेंगे 1/4 mv²। इनका LCM ले लेंगी आप, आंसर आ जाएगा आपके पास 3/4। तो mm से कैंसिल आउट हो जाएगा तो v की वैल्यू आ जाएगी आपके पास k√4/3gh। ठीक, इसी तरह अब हम स्पीड ऑफ द हूप निकालेंगे। ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी फॉर द हूप हमने कैलकुलेट किया 1/2 mv²। क्वेश्चन 4 में यहाँ पे हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट कर देंगे। mgh इज इक्वल टू 1/2 mv² प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द हूप क्या है 1/2 mv²। यहाँ पे भी आप LCM ले लेंगी। ठीक है, mm से कैंसिल आउट हो जाएगा, v² आ जाएगा gh के इक्वल और v की वैल्यू क्या आ गई √gh। तो अगर हम इक्वेशन 5 और 6 को कंपेयर करें तो हम देखेंगे स्पीड ऑफ द डिस्क इज़ ग्रेटर दैन द स्पीड ऑफ द हूप ऑन रीचिंग द बॉटम ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। इक्वेशन 5 किसके लिए थी स्पीड ऑफ द डिस्क थी, तो इसमें आपको नज़र आ रहा है कि 4/3 है और जबकि 6 में जो है वो खाली gh है। तो इसका मतलब ये है कि डिस्क की जो स्पीड है वो ज़्यादा है हूप की स्पीड से, इसलिए डिस्क जो है वो पहले बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन पे पहुंचेगी। ओके, दिस इज़ आवर टुडेज लेक्चर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।